मोदी जी ने बिल्कुल एक कृत्रिम अपनी छवि बनाई, बिल्कुल जिसको आप कह सकते हैं कि ऐसी छवि जिसके पीछे कोई सच्चाई थी ही नहीं। प्रधानमंत्री को अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, उनका गला पकड़ के वो करवा रहा है जो वो चाहता है। ये इस स्थिति का कैसे आप विश्लेषण करें? ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है और मैं भी बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इतना डर क्या अडानी की वजह से है? केवल अडानी की वजह से नहीं होगा। देखिए, मोदी जी को हमको लगता है कि ठीक है, एक सेठ अगर पॉकेट में हो तो राजनीतिक जीवन बहुत आसान हो जाता है, लेकिन केवल अडानी नहीं हो सकता है। ये हमको लगता है कि मोदी जी का खुद का कोई राज है जो ट्रंप के पास है। तो उसमें अगर ये एक बात खुले कि पेगासस का इस्तेमाल मोदी जी ने अमित शाह और राजनाथ सिंह या भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ भी किया, तो क्या सिचुएशन बनेगा इस देश में? तो ये पुरी साहब का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं मोदी जी? क्या उनको ये डर है कि भाई अगर पुरी का इस्तीफा लेंगे तो कुछ और राज सामने आ जाएंगे? आपको याद होगा कि गुजरात के जो दंगे हुए थे 2002 के बाद, उसके बाद अमेरिका ने इनका वीज़ा कैंसिल कर दिया और मोदी जी अमेरिका नहीं जा सकते। जब वो प्रधानमंत्री बने तो ये साबित करना चाहते थे कि जिस अमेरिका ने मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया था, देखो उस अमेरिका में हमारी कितनी ताक है। एप्स्टीन फाइल्स में साफ जिक्र है कि टेल हिम गो एंड डांस इन इजराइल। ये पूरा मामला अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में गया। ये जानकारी मान लीजिए हमको नहीं थी, आपको नहीं थी, भारत सरकार को तो थी। आपको नहीं लगता कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन किया था वो दरअसल फ़ोन कहा था ये ट्रेड डील एक्सेप्ट करो? हाँ, और उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल गला पकड़े हुए हैं ट्रंप। हाँ, कि जब मैं अटल जी ने हमको विदेश मंत्री बनाया तो उनके पास में गया और मैंने उनसे कहा कि हमको क्या करना चाहिए, प्राथमिकताएं हमारी क्या हो। तो अटल जी ने मुझसे एक बात कही जो मैं कभी भूला नहीं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप पड़ोसियों के ऊपर ध्यान दीजिए। तो हर प्रधानमंत्री ने ये किया है काम। मोदी जी क्यों झुक गए हैं इतने कि उनको हिम्मत नहीं हो रही है कि वो इस तरह का कोई काम करें? कि मोदी जी कॉम्प्रोमाइज है ना केवल अमेरिका में, बल्कि वो चीन में भी कॉम्प्रोमाइज है। तो अगर आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि चीन जहाँ जहाँ हमको झुकाना चाहता था वहाँ वहाँ चीन ने हमको झुकाया और हम पीछे हट गए हैं। और हम कहते हैं आर्मी चीफ को जो उचित समझो कर। इसलिए बीजेपी से कब उठेगी आवाज़ ये कहना मुश्किल है, लेकिन कभी न कभी तो उठेगी जब उनको लगेगा एक बार कि मोदी जी अब हमको चुनाव नहीं जीता सकते। पार्लियामेंट में जिसको ये लोग पप्पू कहते थे वो तो अब शाइन करने लगा। राहुल गांधी का यहाँ से आगे भविष्य क्या देखते हैं? मैं मानता हूँ उनका भविष्य उज्ज्वल है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आपको भारत का भविष्य कैसा दिख रहा है आज के दिन तो अंधकार में दिख रहा है और सबसे बड़ा खतरा इस नेतृत्व का जो है वो ये है कि वो देश में प्रजातंत्र को समाप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। नमस्कार, बात बोलेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। क्या प्रधानमंत्री मोदी कंप्रोमाइज्ड हैं? क्या अडानी और एप्स्टीन फाइल्स की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं? अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बारे में सरकार क्या छिपा रही है और क्यों छिपा रही है? वो देश को बताती क्यों नहीं कि अमेरिका के साथ किन शर्तों पर समझौते के लिए राजी हुई है? ट्रंप क्यों ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार उनके प्रोडक्ट पर ज़ीरो टैरिफ लगाएंगे और भारत $500 बिलियन का माल अमेरिका से खरीदेगा? मोदी इन मुद्दों पर बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री हरदीप पुरी को बचा रहे हैं? और अगर बचा रहे हैं तो क्यों? दुनिया भर में एप्स्टीन फाइल्स की वजह से इस्तीफे हो रहे हैं, मगर ना तो हरदीप पुरी का कुछ बिगड़ रहा है और ना ही अनिल अंबानी का। क्या ट्रंप अडानी के खिलाफ चल रहे केस का इस्तेमाल मोदी को ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे हैं? वे उन्हें लगातार अपमानित कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, मगर मोदी जवाब भी नहीं दे पाते।
वे उनका सामना करने से क्यों भागते हैं? अगर किसी देश का प्रधानमंत्री इतना दब्बू होगा तो वो देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता को कैसे बचा पाएगा, उसका सम्मान कैसे बढ़ा पाएगा? जनरल नरवणे की किताब ने क्या मोदी की लीडरशिप को पूरी तरह से एक्सपोज नहीं कर दिया है? क्या उसने ये साबित नहीं कर दिया है कि मोदी जिम्मेदारियों से भागते हैं, खासतौर पर तब जब अमेरिका या चीन जैसे देश सामने पड़ जाते हैं? क्या राहुल गांधी पर इसीलिए हमले किए जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की साख खत्म हो चुकी है, उनकी छवि ध्वस्त हो चुकी है, जबकि राहुल गांधी मजबूत नेता के तौर पर उभर रहे हैं? राहुल को देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा और गद्दार बताना किस रणनीति का हिस्सा है? उनकी हत्या करने की धमकियां क्यों दी जा रही हैं? केंद्र सरकार में विदेश और वित्त मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं। श्री सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता रह चुके हैं। वे कुछ समय तक तृणमूल कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं और प्रशासनिक सेवाओं में महत्वपूर्ण पद संभाल चुके हैं। तो आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बात बोलेगी में आपका स्वागत है। यशवंत जी, हम देख रहे हैं कि पिछले करीब साल भर से प्रधानमंत्री मोदी घिरते जा रहे हैं और अभी हाल में ट्रेड डील हो, एप्स्टीन फाइल्स हो या जनरल नरवणे की किताब आई है, उसके ज़रिए भी हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री घिरे हुए हैं चारों तरफ से आरोपों से और ये स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। तो इस समय प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार की जो स्थिति है उसको आप किस तरह से बयान करेंगे? देखिए, मैं दो दृष्टिकोण रखूंगा आपके सामने। पहला तो ये है कि आप जानते हैं कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है वो 2 टर्म के लिए मैक्सिमम चुना जाता है और 1 टर्म उसका होता है 4 साल का, मतलब टोटल 8 ही साल। और ऐसा भी हुआ है अमेरिका के इतिहास में कि लोग 48-50 की उम्र में रिटायर हो गए क्योंकि 2 टर्म उनका हो गया। कैनेडी बहुत यंग प्रेसिडेंट थे, ओबामा बहुत यंग प्रेसिडेंट थे, रिटायर हो गए 8 साल के बाद। हमारे यहाँ उस तरह का कोई नियम नहीं है। तो मोदी जी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि आदमी स्टेल हो जाता है, आदमी फीका पड़ने लगता है। जो कुछ उसको करना होता है वो पहले वर्षों में कर लेता है, फिर उसके बाद नया कुछ करने को बचता नहीं है। फिर वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है और कोशिश यही होती है कि किस तरह हम सत्ता में बने रहें, खास करके मोदी जैसे जी जैसे व्यक्ति के बारे में। तो एक तो ये हुआ और दूसरा ये हुआ कि मोदी जी ने बिल्कुल एक कृत्रिम अपनी छवि बनाई, बिल्कुल जिसको आप कह सकते हैं कि ऐसी छवि जिसके पीछे कोई सच्चाई थी ही नहीं। तो वो छवि एक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत दिन चली, सारे देश को उन्होंने बेवकूफ़ बना के रखा इतने दिनों तक और पहचान नहीं पाया देश। अब धीरे धीरे लोग पहचान पा रहे हैं उनको कि, और आपने 2-3 उदाहरण जो दिए उस पर आगे चर्चा करेंगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे उनकी ये जो बिल्कुल बनावटी छवि थी वो समाप्त हो रही है। तो उस दौर से मोदी जी गुजर रहे हैं और मोदी जी का गुजरात मॉडल जो था, जिसकी बड़ी चर्चा होती थी उनके प्रधानमंत्री बनने के पहले, वो मॉडल विकास का कितना था मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि गुजरात तो बराबर एक डेवलप्ड स्टेट रहा। लेकिन वो मोदी जी का जो गुजरात मॉडल था वो प्रजातंत्र को ख़त्म करने वाला मॉडल था और राष्ट्रीय लेवल पर जब वो आए, प्रधानमंत्री बने, तो मेरा जैसा व्यक्ति भी सोचता था कि नहीं, ऐसा करना तो बड़ा मुश्किल होगा पूरे देश के पैमाने पर। लेकिन मैं इस बात को कबूल करूँगा कि उन्होंने करके दिखा दिया। इस बात को उन्होंने साबित कर दिया कि आदमी अगर चाहे तो संविधान की सारी धाराओं के बावजूद आप संविधान को बिल्कुल नष्ट कर सकते हैं, उसकी कोई औकात नहीं बचेगी। तो ये कुछ प्रारंभिक मेरे विचार थे। जी, जब आपने कहा कि पूरे प्रजातंत्र को नष्ट करने का एक मॉडल था गुजरात और वही मॉडल वो लेकर दिल्ली आए और अब पूरे देश भर में उसको अप्लाई कर रहे हैं और आप इस निष्कर्ष पर भी पहुंच रहे हैं कि उन्होंने ये करके दिखा दिया,
तो किस बेसिस पे आप कह रहे हैं, क्या क्या हो गया ऐसा जो आपको लगता है कि यहाँ प्रजातंत्र ढह गया है? देखिए, कई बातें उसमें हैं। प्रजातंत्र तो एक कॉन्सेप्ट है, वो उसको ऑपरेट कैसे करते हैं और सरवाइव कैसे करता है वो, अगर उसकी तरफ हम दृष्टि दौड़ाएं तो हम देखेंगे कि प्रजातंत्र की संस्थाएं होती हैं। हर प्रजातंत्र में उसकी संस्थाएं हैं और उन संस्थाओं के थ्रू प्रजातंत्र जिंदा रहता है, प्रजातंत्र आगे बढ़ता है, प्रजातंत्र चलता रहता है। वो कौन सी संस्थाएं हैं? वो संस्थाएं हैं पार्लियामेंट सबसे महत्वपूर्ण, फिर जो एक बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है हमारे संविधान में, वो कि भाई कार्यपालिका, सेपरेशन ऑफ पावर और सेपरेशन बैलेंस ऑफ ऑफ पावर, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और संसद है। तो वो बैलेंस जो है उसको आप अपने पक्ष में कर लीजिए, इन सब संस्थाओं के ऊपर कंट्रोल करके। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जिसका महत्व आने वाले अपने जो जिन दिनों से हम गुजर रहे हैं उसमें बहुत है, वो है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की जो दुर्गति है आप हम जानते हैं, उसको देख रहे हैं। अब तो वो एक सरकार के महकमे से भी गया गुजरा है आज के दिन। तो ये है, तो जुडिशरी हो उसके ऊपर, पार्लियामेंट हो उसके ऊपर, ये इलेक्शन कमीशन हो उसके ऊपर, हर संस्था के ऊपर आपने अपना कब्जा जमा लिया है। तो जो चेक्स एंड बैलेंस का जो सिस्टम था हमारे संविधान में, वो ख़त्म हो गया है। और इसीलिए जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, जिसके हेड प्रधानमंत्री हैं, वो सर्वे सर्वा बन गए। अब मैंने भी इस पार्लियामेंट को बहुत दिनों से देखा है। ये जो दृश्य हम देखते हैं आज के पार्लियामेंट में, वो पहले हमने कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री अगर आ रहे हैं तो सारा ट्रेजरी बेंचेस खड़ा हो जाता है और मेज थपथपाने लगता है, मोदी मोदी के नारे लगाने लगता है। सर्वथा अशोभनीय है ये जो बात तो इससे आगे बढ़ गई है यशवंत जी। प्रधानमंत्री को अब सदन में आने पर भी खतरा दिखता है। ये लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैंने ही उन्हें मना किया था कि वो सदन में ना आए। तो बात इस हद तक पर पहुंच गई कि प्रधानमंत्री जिनका राज पूरे देश पर है, वो संसद के अंदर सुरक्षित महसूस नहीं करते। हास्यास्पद, बिल्कुल हास्यास्पद स्थिति है। और लोकसभा के स्पीकर महोदय जो हैं बिरला जी, वो ये कह के नहीं बच सकते हैं कि मैंने मोदी जी को मना किया था आने से, क्योंकि उनको खतरा था। किससे खतरा था? विपक्षी महिला सांसदों से। तो अपने आप में, जैसा मैंने कहा कि हास्यास्पद है, और अगर खतरा था तो उसका इंतजाम करना चाहिए था उनको। सदन के मालिक वो है तो उनको इंतजाम करना चाहिए ना। सदन के बाहर जो पार्लियामेंट परिसर है उसके ऊपर भी उन्हीं का हुक्म चलता है, तो सदन के भीतर उनका हुक्म कैसे नहीं चलेगा? और मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूँ। एक वाकया हमारे, जब मैं लोकसभा में था उस समय आया कि आडवाणी जी एक बिल लेके आ रहे थे जो बिहार और झारखंड को अलग करने वाला बिल था, और लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि ओवर माय डेड बॉडी ये बिल पेश होगा। और खबर ये थी कि जब आडवाणी जी खड़े होंगे वो बिल पेश करने के लिए, तो उनके लालू प्रसाद जी के जो सांसद हैं वो झपट्टा मारकर उनके हाथ से वो कागज़ खींच लेंगे। तो हम लोग तक ये खबर पहुंची कि इस तरह का की हरकत वो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने किया ये कि अपने सांसदों को, कुछ लोगों को ये निर्देश दिया कि भाई जब वो अपनी सीट से उठें तो आप लोग भी तुरंत आ जाओ, आडवाणी जी को घेर लो सामने से, ताकि आडवाणी जी तक वो पहुंच ही ना पाए। तो ऐसा थोड़ी होता है। प्रधानमंत्री को क्या उनके सांसद नहीं बचा सकते थे? जो खाली मोदी मोदी करने के लिए हैं, उनको बचाने के लिए नहीं है। जी, अब मैं थोड़ा सा इसको अब और खोलता हूँ विषय को। सदन में ही राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने मोदी का गला पकड़ लिया है और जो चाहे वो करवा रहे हैं और मोदी जी सरेंडर कर रहे हैं। उन्होंने दो इश्यूज़ की तरफ ध्यान दिलवाया, एप्स्टीन फाइल्स और अडानी।
ट्रेड डील के संदर्भ में भी ये सारी चीज़ें आई, नरवणे के संबंध में भी इस तरह की चीज़ें आई जहाँ पर प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए दिखे, उस पर बाद में आते हैं। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री को अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, उनका गला पकड़ के वो करवा रहा है जो वो चाहता है, ये इस स्थिति का कैसे आप विश्लेषण करें? ये एक बहुत बहुत ही गंभीर स्थिति है और मैं भी बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो शब्द अब राहुल गांधी यूज़ कर रहे हैं। और उसका प्रमाण ये है कि जैसा आपने कहा, ट्रम्प जो चाहे उनसे करवा रहा है। अब ये माय फ्रेंड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, ये सब जो है पास्ट की बातें हो गई। अब जो है वो स्थिति ये आ गई है कि ट्रम्प से ये भागते चल रहे हैं, ट्रम्प इनको खदेड़ता चल रहा है। और जिस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अब ट्रम्प जाता है उसमें मोदी जी नहीं जाते हैं। अब उनको व्हाइट हाउस जाने की जो ललक थी वो भी ख़त्म हो गई। तो ट्रम्प हावी है। ट्रम्प क्यों हावी है? आदमी एक दूसरे आदमी के ऊपर अगर हावी हो रहा है, व्यक्ति के ऊपर, तो उसके पीछे ज़रूर उसके हाथ में कोई बात है जिससे कि वो जिसका इस्तेमाल अगर करे तो दूसरा व्यक्ति डरा रहेगा उससे। अब ट्रम्प ने ये भी कहा कि मैं मोदी का पॉलिटिकल करियर ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ। याद है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल। ये कहा ट्रम्प ने। इसका मतलब अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि वो पॉलिटिकल करियर ख़त्म करने की स्थिति में है, तभी तो वो कह रहा है कि हम नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि उसके हाथ में कोई ऐसा राज है जिसको वो खोल दे तो मोदी जी का पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाएगा। तो ये कौन सा राज है, ये कौन सी चिंता है जो मोदी जी को खाई जा रही है? और ये छोड़ दीजिए, मोदी जी की बात नहीं है, ये हमारे देश की, हमारे मुल्क की बात है। और अगर हमारा प्रधानमंत्री अगर इस दब्बू पोजीशन में आ गया है तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। ये हम सब लोगों को चिंता करने का विषय आज हमारे सामने है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि ये स्थिति तक बात पहुंच गई है जहां प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हो सकते हैं, हमारी जो संप्रभुता है वो खतरे में आ गई है, हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो खतरे में आ गई है, और ये पूरे देश के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक बात है। अब देखिए ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध कह लीजिए, झड़प कह लीजिए, 4 दिन का हुआ। उसमें घोषणा किसकी तरफ से आया कि सीज फायर हो गया? ट्रम्प की तरफ से। और उसने 64 या 70 बार रिपीट किया है कि हमने दोनों मुल्कों के बीच में सीज फायर करा दिया। हमारी तरफ से बहुत उसका प्रतिकार हुआ, बहुत धीमे स्वर में। और मोदी जी ने भी लोकसभा में राज्यसभा में उसका जो प्रतिवाद किया वो भी बहुत माइल्ड था, नाम लिए बगैर, कुछ कहे बगैर। उन्होंने कहा नहीं, हमारा फैसला था, पाकिस्तान झुका, आया, ये हुआ। तो हम गला साफ करके ऊंची आवाज़ में क्यों नहीं कह सकते हैं कि नहीं ट्रम्प तुम झूठ बोल रहे हो, पाकिस्तान हमारे सामने घुटने टेका और हमने पाकिस्तान को के साथ फिर सीज फायर किया, उसमें तुम्हारी कोई भूमिका नहीं थी। ऐसा कहने में क्या जाता है? पार्लियामेंट के भीतर कहें, पार्लियामेंट के बाहर कहें, लेकिन कहना तो चाहिए ना। और किसको कहना चाहिए? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को नहीं, ये मोदी जी को कहना चाहिए, क्योंकि उधर से ट्रम्प बोल रहा है। लेकिन ट्रम्प का नाम भी मोदी जी की जुबान पर नहीं आता है। आप सोचिए, आप यही सोच लीजिए, जो थकते नहीं थे ये कहते हुए कि माय फ्रेंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प, वो आदमी आज ट्रम्प का नाम लेने से घबरा रहा है, ट्रम्प से मिलने से घबरा रहा है, ट्रम्प से भाग मिलने रहा है, से। जहां पर हाँ, ट्रम्प जाते वहां वो जाते नहीं हैं। इतना डर क्या अडानी की वजह से है? केवल अडानी की वजह से नहीं होगा। देखिए, मोदी जी को हमको लगता है कि ठीक है, एक सेठ अगर पॉकेट में हो तो राजनीतिक जीवन बहुत आसान हो जाता है, लेकिन केवल अडानी नहीं हो सकता है। ये हमको लगता है कि मोदी जी का खुद का कोई राज है जो ट्रम्प के पास है, जिसके चलते मोदी जी इतना दब रहे हैं। अब वो क्या है? आपको याद होगा कि एक बार हम लोगों ने
पेगासस स्पाईवेयर मंगाया था इजराइल से, उससे किसकी किसकी जांच हुई, किसके ऊपर वो स्पाईवेयर लगाया गया। अगर मान लीजिए मैं बिल्कुल एक काल्पनिक ही बात कह रहा हूँ कि अगर वो बात खुले और ये राज किसके पास है, इजराइल के पास है और अमेरिका के, इजराइल के पास है तो अमेरिका के पास है, तो उसमें अगर ये बात खुले कि पेगासस का इस्तेमाल मोदी जी ने अमित शाह और राजनाथ सिंह या भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ भी किया, तो क्या सिचुएशन बनेगा इस देश में। तो कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अब हम एप्स्टाइन की अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उसके अलावा बातें हैं उसमें स्पष्ट रूप से ये आ रहा है कि अमेरिका के पास इनका कोई ऐसा राज है जिसको वो खोल दे तो मोदी जी बहुत भयंकर मुश्किल में फंस जाएंगे। ये भी हो सकता है कि पेगासस के ज़रिए अमेरिका ने और इज़राइल ने हमारे और भी बहुत सारे ऐसे राज ले गए हों जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसमें मैं बता दूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक टेक्निकल कमेटी बनाई और उस टेक्निकल कमेटी ने कुछ लोगों से कहा कि आप अपने फ़ोन दो। कितने लोगों से कहा मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि उन्होंने मेरा फ़ोन भी मांगा और मैंने अपना फ़ोन भेज दिया कि भाई देख लो, कोई हमको उसमें चिप भी लगाना है तो लगा दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस कमेटी के रिपोर्ट का क्या हुआ? कई महीने गुजर गए, बल्कि सबको लगता है कि साल भर से ऊपर हो गया। वो कमेटी का रिपोर्ट क्या हुआ, कब सुप्रीम कोर्ट ने कब गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया, कुछ पता नहीं है किसी को। तो ये व्यवस्था का हाल है हमारे देश में कि बातें उठती हैं फिर धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती हैं। क्या पता सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी जासूसी हो रही हो पेगासस से। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एप्स्टीन फाइल्स, हरदीप पुरी इतने अजीज क्यों हैं मोदी जी के लिए? इतने दुनिया भर में इस्तीफे हो रहे हैं, जिनके नाम आ रहे हैं। ब्रिटेन में देखिए प्रिंस एंड्रूज को तो गिरफ्तारी तक बात पहुंच गई, वहाँ के राजदूत मेंडलसन को इस्तीफा देना पड़ गया। कीर स्टारमर की सरकार खतरे में आ जाती है, स्पेन में गिरफ्तारी होती है, जगह जगह गिरफ्तारियां हो रही हैं, इस्तीफे हो रहे हैं। हरदीप पुरी में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से मोदी उन्हें छोड़ नहीं पा रहे? देखिए, हरदीप पुरी मोदी के बहुत खास रहे हैं, ये तो पता है, क्योंकि कहाँ से उठा के ले आए, लोकसभा का चुनाव हारने के बाद भी उनको मंत्री बनाया। और मैं बराबर इसकी तुलना करता हूँ अटल जी की सरकार में। आपको याद होगा कि दो लोग थे पार्टी में जो बहुत ही खास थे, अटल जी के भी और अडवाणी जी के भी, प्रमोद महाजन और जसवंत सिंह। 1998 में ये दोनों चुनाव हार गए लोकसभा का, तो अटल जी ने इनको सरकार में नहीं लिया। जसवंत सिंह को कुछ महीनों के बाद उन्होंने प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन बना दिया। प्रमोद महाजन को कोई भूमिका उन्होंने दे दी प्रधानमंत्री कार्यालय में, लेकिन उनको मंत्री बनाया बहुत दिन के बाद, जब दोनों राज्यसभा में पहुंच गए। तब श्रीमान हरदीप पुरी आए, भाजपा ज्वाइन, उसके बाद उन्होंने अमृतसर से चुनाव लड़ा, हार गए। उसके बाद जब यहाँ पहुँचे तो उनको दो मंत्रालय दिया गया रिवॉर्ड में, शहरी विकास और पेट्रोलियम, और आज भी वो पेट्रोलियम मिनिस्टर बने हुए हैं। और उनकी जो नज़दीकियाँ हैं, वो जो भी अभी तक एविडेंस सामने आया है कि उनकी नज़दीकियाँ एप्स्टाइन के साथ उस समय से शुरू हुई जब यहाँ मोदी जी जीत रहे थे चुनाव जी, और जब वो प्रधानमंत्री बन गए तब से वो सब कुछ शुरू हुआ। तो इस बात से कैसे इनकार कर दिया जाए कि साहब उनका बिल्कुल कोई ताल्लुक ही नहीं था और बिल्कुल कैजुअल मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि हम 3 या मैक्सिमम 4 या मैक्सिमम 5 बार हम मिले एप्स्टीन से। अब जो बातें सामने आ रही हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात रखी है कि 12-13 बार तो जरूर 14 बार मिले, 14 बार मिले और 62 मेल एक्सचेंज हुए। हाँ, तो मैं एक बात आपसे यहाँ कहना चाहूँगा कि पब्लिक लाइफ में अगर आप हैं, सार्वजनिक जीवन में,
तो आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। और खास करके अगर आप सरकार के मंत्री हैं तब तो आपके ऊपर और भी बंदिश है कि आप झूठ नहीं बोलिएगा, पार्लियामेंट के भीतर ही नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी। और अगर आप झूठ बोलते हैं और आपकी झूठ पकड़ी जाती है तो इस्तीफा देने के अलावा आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। तो ये पुरी साहब का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं मोदी जी? क्या उनको ये डर है कि भाई अगर पुरी का इस्तीफा लेंगे तो कुछ और राज सामने आ जाएंगे? तभी ना, अगर आप इस्तीफा नहीं ले रहे हैं तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको, तो क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? देश को ये जानने का अधिकार है ना कि आप हरदीप सिंह पुरी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्यों सरकार में वो बने हुए हैं। और हरदीप पुरी के बारे में जितनी जानकारियां आई हैं उससे संदेह और बढ़ गया है। ये भी कहा जा रहा है कि अभी और भी आनी है फाइल्स, तब क्या करेंगे प्रधानमंत्री, कब तक उनको बचाएंगे? और दूसरी तरफ अनिल अंबानी का मामला तो और भी गंभीर है, उसके बारे में भी सरकार चुप है, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। आप देखें ना, मोदी इज ऑन बोर्ड। एक टेलीग्राफ में ये भी बात तो आई है ना, ईमेल में, बिल्कुल, कि भाई मोदी इज ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड व्हाट? क्या आप उनसे कराने की कोशिश कर रहे थे कि आप कह रहे हैं कि मोदी इज ऑन बोर्ड? और अनिल अंबानी का बिल्कुल आपने सही कहा कि उनकी क्या भूमिका थी इस सब में। क्या वो एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे थे या सरकार के बिहाफ में काम कर रहे थे? क्या मतलब क्या था उनकी? इस तरह उन्होंने कहा कि भाई वो खुद तो उन्होंने ये एडमिट किया कि वो सरकार के लिए काम कर रहे थे, सरकार के और मोदी जी के मीटिंग्स फिक्स करने के लिए काम कर, एप्स्टीन से वो निवेदन कर रहे थे। तो ये पूरा मामला जो है ना, ऐसा लटपटाया हुआ है, उजुराया हुआ जिसको कहते हैं, कि जांच से ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। आप तो विदेश मंत्री रहे हैं, आप बखूबी जानते हैं कि बैक चैनल्स भी होते हैं, लेकिन हरदीप पुरी कह रहे हैं मैं प्राइवेट सिटीजन के तौर पर उनसे मिल रहा था। ये क्या ये संभव है कि दिल्ली से उन्हें हरी झंडी ना मिली हो और अपनी निजी हैसियत से वो एप्स्टीन से लगातार मिल रहे हों, उनको भारत की नीतियों की जानकारी दे रहे हो, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को 6-8 महीने पहले उनको बता रहे हों, ये सारी जानकारी उनको पास ऑन कर रहे हों? ये क्या गड़बड़ झाला है? आपको लग रहा है कि ये सरकार जो तय मानदंड है उनके हिसाब से काम कर रही है या तमाम रेड लाइंस लांघी जा रही? देखिए, दो लोग इसमें है ना। हरदीप पुरी भी प्राइवेट सिटीजन थे, वो फॉरेन सर्विस से रिटायर हो गए थे, न्यूयॉर्क में रह रहे थे, किसी संस्था के साथ जुड़े हुए थे, उनकी कोई सरकारी भूमिका नहीं थी। अनिल अंबानी की सरकारी भूमिका तो नहीं थी। अब ये है ज़रूर कि कभी कभी देश के मसलों के ऊपर भी और विदेशी मामलों में भी आप सरकार के बाहर जो लोग हैं उनका इस्तेमाल करते हैं इनफॉर्मली, कि भाई आप ज़रा बात कर लो अगर आपके कॉन्टैक्ट हैं तो। और ये हर सरकार में होता है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। हालांकि बात ये खुलती भी है, बात ये बाद में खुल भी जाती है कि फला व्यक्ति अनऑफिशियली कोशिश कर रहे थे, इसमें हस्तक्षेप कर रहे थे, और कोई सरकार इसका बुरा नहीं मानती है, उसके ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगता है। तो वो होता है, वो एक कॉमन बात है। लेकिन सरकार को एडमिट तो करना पड़ेगा ना कि हाँ हमने इनको लगाया था काम पर। आप बिल्कुल डिनाई करेंगे कि नहीं हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है और वो आपके बिहार पर काम भी कर रहे हैं, तो ये तो नहीं चलेगा ना। और वो भी कि वो किसी देश के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री से या वित्त मंत्री से उनसे नहीं मिल रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष से नहीं मिल रहे हैं। वो एक बिल्कुल ही क्रिमिनल से मिल क्रिमिनल आदमी, जो प्रूवन क्रिमिनल है 2008 में जिसका कन्विक्शन हो गया था, उस आदमी से वो मिल रहे हैं। और वहाँ अगर भारत सरकार की बात को आगे बढ़ा रहे हैं तो ये बहुत संदेह का विषय है। ऐसी मोदी जी की क्या मजबूरी थी, क्या उनकी ज़रूरत थी कि वो एप्स्टीन की मदद ले रहे थे बरास्ते हरदीप पुरी, अनिल अंबानी और पता नहीं और भी लोग हो सकता है लगे हों जिनके नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं? ऐसी क्या छटपटाहट थी कि इस स्तर पर जाकर मोदी जी
संपर्क साधना मैं चाह इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि गुजरात के जो दंगे हुए थे 2002 के बाद, उसके बाद अमेरिका ने इनका वीज़ा कैंसिल कर दिया था और मोदी जी अमेरिका नहीं जा सकते थे। जब वो प्रधानमंत्री बने तो ये साबित करना चाहते थे कि जिस अमेरिका ने मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया था, देखो उस अमेरिका में हमारी कितनी धाक है, हमारा डंका बज रहा है। तो ये उनका प्रयास था। अब वो अमेरिका जाना चाहते थे प्रधानमंत्री बनने के बाद, वहाँ के राष्ट्रपति से मिलना चाहते थे कि बहुत बड़ा स्वागत उनका अमेरिका में हो। ये सब को कौन करेगा? कुछ इनके मित्र हो सकते हैं, खास करके गुजरात के, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत धनाढ्य लोग हैं गुजरात के जो विदेशों में हैं। लेकिन उसमें अगर इन्होंने अनिल अंबानी की मदद ली, हरदीप सिंह पुरी की मदद ली और उन लोगों ने एप्स्टीन की मदद ली कि भाई तुम इनकी मीटिंग्स फिक्स करा दो। आपको याद होगा ना कि उसमें मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जब ये गए थे तो कितना बड़ा जलसा हुआ था और उसमें अमेरिका के कुछ सेनेटर्स और कांग्रेसमैन भी आए थे, महत्वपूर्ण लोग थे वो लोग जी। मोदी जी के साथ, वो भी स्टेज पर थे और पूरी दुनिया में मोदी जी की धाक जमी कि देखो ये भारत का प्रधानमंत्री है जिसने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, जो हार्ट ऑफ न्यूयॉर्क है, उसमें उसने इतनी बड़ी सभा की और ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो ये एक हमको लगता है कि मैंने कहा कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि उन्होंने कहा अच्छा तुमने वीज़ा हमारा रद्द किया था, हम तुमको दिखाते हैं कि हमारा क्या महत्व है तुम्हारे देश में। इसलिए हाउडी मोदी वहाँ पर वो ये भी किया उन्होंने। बराबर गए तो उनका अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ क्या बातचीत हुई कम जाना लोगों ने, लेकिन एनआरआईज ने क्या स्वागत किया ये सब लोगों ने देखा। बिल्कुल। लेकिन आपको लगता है एक तो एप्स्टीन के मामले में कंप्रोमाइज़, ऐसे व्यक्ति की मदद लेना, और दूसरा ये कि क्या पता क्या इन्होंने एग्रीमेंट किया ट्रंप से कि इजराइल गए और फिर तमाम चीज़ें जो सिंग एंड डांस वाला जुमला है एप्स्टीन के मेल्स में वो हुआ। तो क्या इस हद तक जाकर इतनी बेचैनी, इतनी बदहवासी मिलने की, और कि देश के इंटरेस्ट भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हुए? पहले प्रधानमंत्री थे भारत के जो इजराइल गए, इसके पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था। तो एक तो अपने आप में ये बहुत खास बात थी। दूसरी बात कि एप्स्टीन फाइल्स में साफ जिक्र है कि टेल हिम गो एंड डांस इन इजराइल। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि तुम जाके इजराइल के चरणों में पढ़ो, वहाँ अपनी खुशामद करो, तब तुमको यहाँ पर वाइट हाउस में इजाज़त मिलेगी, उसके नज़दीक आ सकते हो। तो आप देखें ना पूरा जो कार्यकलाप रहा है मोदी जी का हाल के दिनों को छोड़कर, वो क्या रहा है कि ये आउट ऑफ द वे जाके अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करना चाहते हैं, आउट ऑफ द वे। आपने किसी ब्रिक्स के नेशंस के साथ तो ऐसा नहीं किया, राष्ट्राध्यक्षों के साथ। आपने यूरोपियन देशों के साथ तो ऐसा नहीं किया, पास पड़ोस के देशों के साथ तो ऐसा नहीं किया। ये सारा कुछ अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए रिजर्व क्यों था? इसलिए था क्योंकि मोदी जी के अंदर वो एक ललक थी कि भाई हमको अगर दुनिया के ऊपर छाना है तो हमको अमेरिका के राष्ट्रपति को साधना पड़ेगा, और उसमें जिसकी भी मदद लेने की ज़रूरत है वो मदद लो। और मुझे कोई संदेह नहीं है कि इन्होंने और इनके लोगों ने एप्स्टीन जैसे व्यक्ति की उसमें मदद ली। ये अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ट्रेड डील, जैसा आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की में युद्ध विराम की घोषणा ट्रंप करते हैं, बाद में हमारे प्रधानमंत्री उसको उस अंदाज में नहीं, फिर भी दबे छुपे अंदाज में स्वीकार करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेड डील की घोषणा ट्रंप करते हैं बाद में, और उसमें भी वो जो कहते हैं उसका खंडन आज तक नहीं हुआ कि हम $500 बिलियन का माल खरीदेंगे या ज़ीरो टैरिफ कर दिया है या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में वगैरह वगैरह। ये किस तरह का सरेंडर है? नरेंद्र सरेंडर बार बार कहा जा रहा है। ये डील जो है ना, मुझे लगता है कि इससे वाहियात डील भारत ने अपने
आर्थिक इतिहास के क्षेत्र में कभी नहीं किया है। सिंपल सी बात है, अमेरिका को जो हम निर्यात करते जो भी वस्तुएं, उनके ऊपर जो टैरिफ था अमेरिका का, वो था 2 से 3%। सारी दुनिया जानती है इस बात को। ट्रम्प ने उसको 25 किया, 25 से फिर 50 किया, और अब घटाकर उसको 18 किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको थ्रो आउट कर दिया, वो दूसरी बात है। अभी भी वो कह रहा है कि हम 10% लगाएंगे। तो 2 या 3% से बढ़कर 50 गया, 50 से आ गया 25, 25 पर 18। हम यहाँ ताली पीट के खुशियां मनाने लगे कि वाह देखो 50 से 18 पर हम ले आए, कितने हम सशक्त हैं। ये नहीं किसी ने देखा, और इंडियन मीडिया ने तो छोड़ ही दीजिए, उसकी बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। इतनी सड़ियल मीडिया है ये हो गई है कि किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया कि उसके पहले 2-3% था, वो बढ़ के इतना हो गया। इतने सब कंसेशंस के बाद भी इतना बढ़ा हुआ है, तो उस पर खुशियां मना रहे हैं। हमको लगता है कि मोदी जी के अपने ऊपर जो आत्मविश्वास है, उसका एक बड़ा कारण यह है कि वो जानते हैं कि उन्होंने यहाँ की मीडिया को खरीद लिया है, और सच्चाई जनता के सामने आएगी नहीं कभी। अगर मीडिया यहाँ सच्चाई नहीं बोलती है, परोसती है, तो सच्चाई देश के सामने कैसे आएगी? आपके हमारे जैसे लोग कुछ इधर उधर रिसर्च करके पता कर सकते हैं, अदरवाइज आम जनता तो बिल्कुल उनका जो प्रचार तंत्र है उसके फरेब में फंसी रहेगी। तो ये सबसे हास्यास्पद बात है कि ट्रेड डील आप कर रहे हैं, उस ट्रेड डील में आपका टैरिफ हो गया 18%, पहले था 2-3%, और आप खुशी मना रहे हैं कि भाई 50% से देखो हम घटा के 18% पर ले आए। लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं कि वाह वाह क्या किया। और खुशी इसलिए भी मना रहे हैं कि पाकिस्तान को 19% टैरिफ दिया, हमको 18 दे दिया। हाँ, और ये नहीं बता रहे हैं कि $500 बिलियन का जो हमने समझौता किया है या करने जा रहे हैं कि हम माल खरीदेंगे, वो पाकिस्तान ने नहीं किया है। नहीं किया है, बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि इट्स वर्क इन प्रोग्रेस, और कई कंपीटिंग हमारे जो देश हैं, चाहे वियतनाम हो, चाहे कंबोडिया हो, चाहे और भी मुल्क हैं, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, उसके साथ अंतिम समझौता थोड़ी हुआ है, जैसे भारत के साथ नहीं हुआ है। उनको अंततः क्या कंसेशन देगा वो, ये देखने की बात है। मैं यहाँ पर एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि पूरा मामला अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में गया। ये जानकारी मान लीजिए हमको नहीं थी, आपको नहीं थी, भारत सरकार को तो थी कि भाई मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, और वहाँ पर क्या आर्गूमेंट्स हुए हैं और क्या फैसला आ सकता है। तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा देख लो सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये जो ताबड़तोड़ गिरते पड़ते हम वॉशिंगटन गए और हमने कहा कि नहीं हम ट्रेड डील करना चाहते हैं, इसके पीछे हम क्यों भाग रहे थे इतने क्या आपको नहीं लगता कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन किया था, वो दरअसल फ़ोन कहा था ये ट्रेड डील एक्सेप्ट करो, हाँ, और उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर ली। बिल्कुल बिल्कुल। गला पकड़े हाँ, हुए हैं ट्रंप। हाँ, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, नहीं है। चाहे जो भी राज उनके पास रहे हों, और उसी दबाव में आकर उन्होंने ये ट्रेड डील कर दी। कितनी खतरनाक है ये ट्रेड डील हमारे देश के लिए, अगर होती देखिए, है तो? पहले तो मैंने टैरिफ की बात आपसे की कि हमको ज़्यादा टैरिफ देना पड़ेगा। अब यहाँ के एक्सपोर्टर्स कहें कि अच्छा इतना टैरिफ तो हम टॉलरेट कर लेंगे, थोड़ा प्रॉफिट कम कर देंगे, ये वो। लेकिन बात यह है कि इसका असर हमारे निर्यात के ऊपर पड़ेगा। हमारा जो भी अनुभव है, अब मैं एक ब्यूरोक्रेट के नाते मैंने कॉमर्स मिनिस्ट्री में काम किया है, फिर मैं पार्लियामेंटेरियन बना तो मैंने इसमें विशेष रुचि रखी, फिर वित्त मंत्री बना तब तो और भी, विदेश मंत्री बना तब भी। तो मैं बहुत दिनों से इसको वॉच कर रहा हूँ, और ये कह देना कि टैरिफ का कोई असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल बेमानी बात है। असर पड़ेगा, हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे। हमारे यहाँ ऑलरेडी लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तिरुपति वगैरह जैसे सेंटर्स में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो हमारे लिए ये ट्रेड डील बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो ट्रेड डील हमारे हक में हो तब। ये ट्रेड डील नहीं जो वर्तमान में जिसके ऊपर नेगोशिएशंस हो रहे हैं। दूसरी एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
क्योंकि मैं तो बहुत दिनों से इस पूरी चीज़ को देख रहा हूँ। मुकेश जी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं कि एक उरुग्वे राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस हुआ था, कई साल तक चला था, और उसके बाद उसमें एक समझौता हुआ। उस समझौते पर दुनिया के सारे देशों ने हस्ताक्षर किया और एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्डर बना। वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्डर बना, उसमें WTO का निर्माण, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया कि भाई इस ऑर्डर पर सब लोग एक दूसरे को ऊपर लगाएंगे और टैरिफ, और कोई दिक्कत होगी तो आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आइए। ट्रंप ने आकर इस बार उस सारी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। तो इंडिया जैसे देश को क्या करना चाहिए था? क्या हमको भी उसी लाइन में लग जाना चाहिए था, कभी कुछ ले दे के खत्म करो इस बात को, थोड़ा तुम ले लो थोड़ा हम ले लेते हैं? या इंडिया को, जैसे इंडिया ने पहले किया है कई बार, कि इंडिया को लीड लेना चाहिए था WTO में कि ट्रम्प जो है वो जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्डर है उसको ध्वस्त कर रहे हैं, इनका कोई अधिकार नहीं बनता है। एक ट्रेडिंग ऑर्डर सब लोगों की सहमति से बना है, WTO उसका शीर्ष उसकी संस्था है, तो वहाँ पर क्यों नहीं हमने लीड लिया? मैं आपसे एक उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूँ कि ट्रक्स की लाइन लगी है किसी रोड पर और जो सिपाही खड़ा है वो पैसे ले रहा है, तो हर ट्रक वाला कहेगा कि भाई पैसे दे के निकल जाओ। दूसरा उसका उपाय ये हो सकता है कि भाई सब लोग मिलो और कहो कि नहीं हम पैसे नहीं देंगे, हमारा हक बनता है इस रोड पर ट्रैवल करने का। भारत ने भी वही काम किया कि ले दे के कुछ समझौता कर लो। हम नहीं गए WTO में, आज भी नहीं जा रहे हैं WTO में। इतनी मशक्क़त के बाद जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्डर बना, रूल बेस्ड ट्रेडिंग ऑर्डर, उसको ट्रम्प ने ध्वस्त कर दिया, हम टुकुर टुकुर ताकते रह गए। तो ये हम अभी यहाँ पर आकर हम विदेश नीति पर पहुँच जाते हैं, जो कि आपका मेन फोटे भी है। ये जितनी भी चीज़ें पिछले साल भर के अंदर ख़ास तौर पर हुई हैं, वो ये दिखाती हैं कि भारत के पास कोई विदेश नीति ही नहीं, या थी तो कोलैप्स कर चुकी पूरी तरह से। कहीं कोई सोच नहीं है, आगे का सोच नहीं है। हम कैसे जो नई विश्व व्यवस्था बन रही है उसमें हम अपने आप को कहाँ प्लेस करें, कौन हमारे दोस्त होंगे, किन से हमें अपना अलाइनमेंट करना है, कौन से संगठन है। ब्रिक्स में भारत लुंज-पुंज है, कभी चीन की तरफ भागता है, कभी अमेरिका की तरफ भागता है। रूस भी उस पर अब वो ऐसा ट्रस्ट नहीं रख पा रहा है। ये जो मेस हो गया है, ये कितना खतरनाक है और क्यों हुआ है? देखिए, मैं आपको अपने अनुभव से बताना चाहूँगा कि जब मैं अटल जी ने हमको विदेश मंत्री बनाया तो उनके पास में गया और मैंने उनसे कहा कि हमको क्या करना चाहिए, प्राथमिकताएं हमारी क्या हों। तो अटल जी ने मुझसे एक बात कही जो मैं कभी भूला नहीं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप पड़ोसियों के ऊपर ध्यान दीजिए, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए आप। और उसी एडवाइस को मानते हुए सबसे पहले, आप जानते हैं मैं कहाँ गया? मैं मालदीव्स गया, जो भारत का सबसे छोटा नेबर है। मैं उस मुल्क में गया और वहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत की। मालदीव्स गया, फिर श्रीलंका गया, फिर उसके बाद नेपाल गया, आसपास के देखो मैं अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान जाने का तो सवाल नहीं था। तो पड़ोसियों को पहले साधो। आज हमारे पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है? हर देश के साथ लगभग हमारा संबंध खराब हुआ पड़ा है, केवल पाकिस्तान के साथ नहीं, हर देश के साथ। केवल अफगानिस्तान में कई कारणों के चलते भारत की, मुझे लगता है कई सदियों से एक ऐसा रिश्ता रहा है अफगानिस्तान के साथ कि वहाँ आपको बहुत इज्जत मिलती है। मैं भी गया था तो मैंने उसको महसूस किया था। तो उसको छोड़ दीजिए आप, लेकिन बाकी देशों की क्या स्थिति है? मालदीव्स के साथ हमारे प्रॉब्लम हुए, श्रीलंका के साथ हमारे प्रॉब्लम हुए, बांग्लादेश के साथ हमारे प्रॉब्लम हुए, चल भी रहे हैं, नेपाल के साथ हमारे प्रॉब्लम्स हुए। तो हर जगह हमारे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं पड़ोसी देशों में। तो एक तो ये बात हो गई। अमेरिका के बारे में भी हम लोगों ने विस्तृत चर्चा करी कि एक सुपर पावर बचा, उसके साथ हम आतंक स्थिति में आ गए हैं।
उसके बाद रूस के साथ जो हमारा इतना पुराना और बहुत अच्छा संबंध रहा है, तो रूस को हर दफ़ा हम धता बताते जा रहे हैं। अमेरिका कहता है रूस से तेल नहीं खरीदोगे, तो हम मान लेते हैं कि हाँ तेल नहीं खरीदेंगे। ये गला साफ करके कहने की किसी को हिम्मत नहीं है कि हाँ हम रूस से तेल खरीदेंगे, ये हमारा सॉवरेन अधिकार है और हम ऐसा करेंगे। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं हमारे विदेश मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री? कोई नहीं बोल रहा है। नहीं, वो तो आश्वस्त कर रहे हैं ट्रंप को कि हमने कम कर दिया है, खत्म हाँ, कर और रहे हैं, बंद ख़त्म कर कर देंगे। तो सोचिए आप कि कितना दब के आज हम अपनी फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। और उस देश की बात हम कर रहे हैं जिस देश ने 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में आ गया था और इंदिरा गांधी ने कहा जो करना है कर लो, मुझे जो करना है मैं करूंगी। हाँ, आपको याद होगा कि कारगिल के युद्ध में नवाज शरीफ भागे हुए गए थे वॉशिंगटन, और राष्ट्रपति क्लिंटन का फ़ोन आया था वाजपेयी जी के पास कि आ गए हैं ये, आप भी आ जाइए तो बैठ के यहाँ समझौता कर लेते हैं। वाजपेयी जी तो नहीं गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जब तक एक एक घुसपैठिए को अपने धरती से भाग नहीं कर देते हैं तब तक हम नहीं आएंगे कहीं। तो वाजपेयी जी का भी ये उन्होंने चरित्र दिखाया। तो हर प्रधानमंत्री ने ये किया है काम। मोदी जी क्यों झुक गए हैं इतने कि उनको हिम्मत नहीं हो रही है कि वो इस तरह का कोई काम करें? तो रूस के साथ हमारे जो संबंध थे वो खटाई में पड़ गए हैं। अमेरिका का हाल अब जानते हैं, पड़ोसियों के साथ जो है, यूरोपियन देशों के साथ, सब जगह हमको लगता है कहीं ना कहीं हम बैकस्लाइडिंग स्टेज में हैं कि पीछे हट रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और चीन के मामले में भी रवैया कुछ कमोबेश वैसा ही है। चीन की तो बात ही मत कीजिए आप। चीन में आपने खुद भी कहा और मैं भी इस बात को कहना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ कि मोदी जी कॉम्प्रोमाइज़ है ना केवल अमेरिका में, बल्कि वो चीन में भी कॉम्प्रोमाइज़ है। और मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो कई बार चीन गए। काहे के लिए चीन जाते थे आप? ये कोई पूछ सकता है ना कि इतनी बार आप चीन क्यों गए? ये बात मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि नहीं, चीन नहीं। में भी कंप्रोमाइज्ड है। हाँ, चीन में भी कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। और हमको लगता है कि चीन के पास भी इनका कुछ राज है जिसके चलते ये जनरल नरवणे जैसे लोगों को आदेश नहीं दे सकते हैं। यही कह सकते हैं जो उचित समझो वो करो। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक इलाका है, अब उत्तराखंड में होगी, चला गया वो, देखिए नाम उसका याद नहीं पड़ रहा है, जहाँ की जो हमारा इलाका है, और हम वहाँ पर फौज भेजते थे, वहाँ पर पेट्रोलिंग करते थे। चीन भी कभी कभी भेजता होगा। अब हमने वहाँ पेट्रोलिंग करना बंद कर दिया है। चीन अकेले वहाँ पेट्रोलिंग कर रहा है। और लद्दाख रीजन में तो लद्दाख सब कुछ रीजन चल में ही जो रहा हो रहा है सो हो ही रहा है। चीन जो दावा ठोक रहा है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर वो कर ही रहा है। तो हम कहाँ खड़े हो रहे हैं चीन के खिलाफ? और मोदी जी कहते हैं ना कोई घुसा था ना घुसा है। तो आपने तो क्लीन चिट दे दी चीन को। जो प्रधानमंत्री ये कहे कि ना कोई घुसा है ना घुसा था, तो आपने तो खुद ही क्लीन चिट दे दी। दुनिया के सामने किस मुंह से आप कहेंगे कि चीन जो है वो आक्रमणकारी है, चीन हमको परेशान कर रहा है? तो हाँ, बाराहूटी करके एक जगह है उत्तराखंड में, जी। जहाँ पर तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कि हम पीछे हट गए। जो डिस्प्यूटेड था, जो वो मशहूर झील है कश्मीर में, जी। पैंगोंग लेक, पेंगोंग, हाँ, जी। उसमें जो फिंगर्स निकले हुए हैं जी। पहाड़ों के लेक में, उसमें हम खुद ही पीछे हट गए। तो अगर आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि चीन जहाँ जहाँ हमको झुकाना चाहता था वहाँ वहाँ चीन ने हमको झुकाया और हम पीछे हट गए हैं। और हम कहते हैं आर्मी चीफ को कि जो उचित समझो करो। ये बड़ी भयानक स्थिति। और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया और ये भी कहा कि हम पाकिस्तान की रक्षा करते रहेंगे,
इसके बाद तो भारत के सामने मतलब अब पाकिस्तान पर भी हमला करने के बारे में उसे 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि चीन उसके साथ है और चीन से हमारी तुलना। वो चीन की लड़ाई थी, पाकिस्तान तो प्रॉक्सी था। सारी दुनिया इस बात को जानती है कि पाकिस्तान प्रॉक्सी था, लड़ाई सचमुच में चीन लड़ रहा था और चीन के हथियार उपयोग हो रहे थे। उसको भी बड़ी खुशी हो रही थी कि हमारे हथियारों का उपयोग हो रहा है और उसकी क्या उपयोगिता है उसका टेस्ट हो रहा है, तो चीन तो बड़ा खुश था। तो चीन जो है उससे ये उम्मीद कर लेना कि अमेरिका के साथ कुछ गड़बड़ हो चाहे कुछ भी हो तो उसमें चीन हमारा साथ देगा। अब चीन हमारा साथ नहीं देगा, पाकिस्तान के मामले में भी साथ नहीं देगा, किसी और मामले में भी साथ नहीं देगा। तो चीन के साथ तो हमको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन मोदी जी वहाँ पर भी कोशिश में लगे रहते हैं कि पता नहीं झूला झूला दो तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। यशवंत जी, हालांकि इसकी चर्चा करूं या ना करूं मैं सोच नहीं पा रहा हूं, लेकिन चूंकि ये सारी चीज़ें निकलती जा रही हैं इसलिए मैं थोड़ा सा अतीत में ले जाना चाहता हूं आपको। एप्स्टीन फाइल्स, और गुजरात में हमने देखा स्नूप गेट कांड हुआ, मानसी सोनी नाम की एक लड़की का बार बार चर्चा मीडिया में होता रहता है। ये मोदी जी के चरित्र को लेकर क्यों सवाल उठते हैं? क्या आप जब थे बीजेपी में और ये मुख्यमंत्री थे उस समय भी कहीं कुछ इस तरह का? नहीं, उस समय नहीं आया था, कम से कम हमारे ध्यान में तो नहीं था। अब भाजपा के जो सीनियर लीडर्स थे, प्रधानमंत्री थे, होम मिनिस्टर साहब थे, अगर उनको पता होता हुआ होगा तो हुआ होगा। मुझे नहीं पता था और मैं इन सब चीज़ों में रुचि भी नहीं रखता था कि किसी व्यक्ति का पर्सनल कैरेक्टर क्या है और कहाँ इन्वॉल्व है नहीं इन्वॉल्व है। तो इसलिए मुझे इसका उस समय कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन आज ये बात खुलकर सामने आई है और उस समय जिन लोगों ने इस रहस्य को जानने का भी जिनके ऊपर दोष मढ़ा जाता है वो सब आज कहाँ हैं आप जानते हैं। बिल्कुल। एक और सवाल उसी से जुड़ा हुआ है, इससे नहीं, थोड़ा सा अलग, कि वाजपेयी रिजीम के दौरान गुजरात में दंगे हुए। वाजपेयी जी ने कहा कि राजधर्म का पालन होना चाहिए। इन्होंने उलट कर जवाब दिया था, उसी वीडियो में आप देख सकते हैं, हाँ राजधर्म का ही पालन हो रहा है। और फिर ये भी कहा जाता है कि आडवाणी जी ने इनको बचा लिया, नहीं तो इनको हटाया जा सकता। ये पूरा किस्सा क्या है? पूरा किस्सा जैसे हमारी जानकारी में है वो ये है, आपको याद होगा कि उसके बाद 2002 ही में गोवा में एक पार्टी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और वाजपेयी जी बहुत चाहते थे इस बात को कि मोदी जी उसमें अपना इस्तीफा दे दें। लेकिन आडवाणी जी और कुछ यंगर एलिमेंट जो थे, अरुण जेटली वगैरह, हाँ वो वेंकैया नायडू और जेटली, बहुत से लोग, 4-5 लोग थे जिन्होंने आडवाणी जी के ऊपर दबाव बनाया। और मेरे सुनने में जो बात आई थी उस समय वो ये थी कि आडवाणी जी ने अटल जी को कहा कि अगर मोदी का इस्तीफा होता है तो मेरा भी इस्तीफा होगा। अब वो बहुत बड़ी बात हो जाती कि देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस्तीफा दे रहा है, तो इसलिए अटल जी कितना झेलते, तो वो भी पीछे हट गए। ये उस समय की कहानी प्रचलित है। और बाद में मोदी जी ने आडवाणी जी को ही किनारे लगा दिया। ऐसे ऐसे करके खड़े थे और मोदी जी ने देखा भी नहीं, आगे बढ़ गए। क्या मैं समझना चाहता हूँ मोदी जी का कैरेक्टर क्या है? क्या ये हवाबाजी है, तमाशा खड़ा करके अपनी छवि को बड़ा बनाने का खेल था जो अब खुल गया? क्या यही था? मतलब विकास मॉडल का प्रचार किया, फिर विश्व गुरु हो गए, फिर अंतर्राष्ट्रीय नेता हो गए, दुनिया में डंका बजने लगा, और अब टाइटाइफिस? नहीं, तो वही मैंने जो शुरू में आपसे बात कही ना कि जो बनावटी इमेज होता है वो बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है। बल्कि आपको और हमको आश्चर्य करना चाहिए इस बात पर कि देश के पैमाने पर ये 12 साल चला। ये अपने आप में ही एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य है कि ये जो बनावटी इमेज मोदी का था वो इतने दिन चला। 56 इंच की छाती, किसी के सामने हार न मानने वाला व्यक्ति, विश्व गुरु, ये सब कुछ जो था, इतना मजबूत प्रधानमंत्री कभी नहीं देश को मिला, ये सब कुछ
बिल्कुल बनावटी था और धीरे धीरे उसकी पोल खुल गई। क्योंकि जब मतलब कोई भी व्यक्ति, आप और हम, कब हमारी परीक्षा होती है? जब हमारे सामने कोई क्राइसिस आता है। तो मोदी जी के सामने सब कुछ स्मूथ चलता रहा, तो कभी परीक्षा इनकी हुई ही नहीं। अब पहली बार इनकी परीक्षा हो रही है। पहली बार इनके सामने कुछ ऐसे संकट आए हैं जिनका इनको मुकाबला करना है, और ये किस तरह से कर रहे हैं आप हम देख रहे हैं। और इस तरह वो बनावटी छवि जो है वो गिरती जा रही है। अब क्या आप कह सकते हैं कि मोदी जी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए और उनके बुरे दिन शुरू हो गए? देखिए, एक्सपोज तो होना शुरू हुए हैं अभी, और मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बात और आगे तक जाएगी, और उसमें एप्स्टीन फाइल भी है। उसमें एक तो सारे फाइल सामने नहीं आए हैं, और पूरी जो भूमिका थी उसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। जांच होगी तो सब कुछ पता चलेगा। मोदी जी जांच कराएंगे नहीं, मोदी जी पूरी का इस्तीफा लेंगे नहीं, तो मोदी जी घिरते चले जाएंगे। और देश में जो हालात हैं इस समय, क्योंकि सरकार जब कमज़ोर हो जाती है तो बहुत सारी बातें लोग कोशिश करते हैं कि भाई सरकार माने, और सरकार मानेगी तो देश हित में नहीं होगा, सरकार नहीं मानेगी तो उसका विरोध का सामना करना पड़ेगा। इस स्थिति में मोदी जी पहुंच गए हैं, और मीडिया के ऊपर भी जो इनका दबाव था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और सबसे पहले मैं बता दूं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कि सबसे पहले जो लोग समझ जाते हैं कि भाई ये डूबता हुआ सितारा है, वो है इस देश के कॉरपोरेट्स। सबसे पहले वो समझते हैं, तो वही साथ छोड़ने लगते हैं। तो वो स्टेज अभी नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे करके वो भी स्टेज आएगा। लोग मोदी जी का साथ छोड़ेंगे, और स्थिति एक आएगी कि मोदी जी बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएंगे। पार्टी के भीतर भी उनकी छवि जो है वो नहीं बचेगी, और फिर मुझे लगता है कि देश हित में होगा कि मोदी जी स्वयं छोड़कर चले जाएं, क्या झोला उठाएं और चले जाएं। क्या पार्टी के अंदर से किसी तरह का विरोध होगा? आरएसएस का दबाव बढ़ेगा? क्योंकि आरएसएस तो अभी सरेंडर दिख रहा है। हाँ, आरएसएस जैसे सब लोग सरेंडर हुए तो आरएसएस भी सरेंडर हुआ, पूरी बीजेपी सरेंडर हो गई, किसी ने कोई सवाल ही नहीं उठाया। तो हमको लगता है कि जब जो मुखिया है वो कमज़ोर होगा तब लोग सवाल उठाना शुरू करेंगे। बीजेपी के अंदर से कब तक ये सवाल उठेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि बीजेपी जो है वो अब वो पार्टी नहीं रही जो अटल जी और आडवाणी जी के टाइम में थी। सब लोग अब ज़्यादा गुलामी में विश्वास करते हैं, स्वतंत्र विचार रखने में नहीं करते हैं। तो इसलिए बीजेपी से कब उठेगी आवाज़ ये कहना मुश्किल है, लेकिन कभी न कभी तो उठेगी, जब उनको लगेगा एक बात कि मोदी जी अब हमको चुनाव नहीं जिता सकते। लेकिन मोदी जी तो पूरा इंतजाम कर रहे हैं, चुनाव आयोग के जरिए, एसआईआर के जरिए, सुप्रीम कोर्ट भी साथ है उनके। हाँ, वो तो है सब कुछ। तो चुनाव तो वो जिताने की हाँ, गारंटी लेकिन वो ये दे मत सकते हैं। भूलिए कि जब जनता जागी मुकेश जी, तो इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई, संजय गांधी भी चुनाव हार गए। क्या आपको लग रहा है कि ये पैरेलली जो राहुल गांधी का इमरजेंस हो रहा है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद फिर इलेक्शन हुए, उसमें बीजेपी 240 पे सिमट गई, और उसके बाद से लगातार राहुल गांधी जो बोलते हैं वही सच होता है। वो एक तरह से मतलब भविष्यवक्ता हो गए हैं कि अब ये होगा, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे। और पूरी बीजेपी, पूरा संघ परिवार उनको टारगेट कर, मतलब उनकी हत्या तक की धमकियां देने लगे हैं खुद बीजेपी के नेता। नहीं, और आपको ये भी याद होगा कि कुछ लोग बीजेपी में ऐसे थे सिर्फ रहे जिन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम प्रस्ताव लाएंगे कि उनको आजीवन बैन कर दिया जाए बिल्कुल। लोकसभा से, पार्लियामेंट से, यहाँ तक बात पहुँची। तो आप देखिए कि पार्लियामेंट में जो जिसको ये लोग पप्पू कहते थे वो तो अब शाइन करने लगा। इनके लिए उसने बहुत मुश्किलें खड़ी की पिछले सेशन में, और अभी आने वाला जो सेकंड पार्ट है बजट सेशन का, उसमें ये सब बातें और आएंगी। तो मोदी जी के लिए
मुश्किल पार्लियामेंट के थ्रू अब शुरू होगा, ऑपोजिशन के थ्रू शुरू होगा। पहले जो ऑपोजिशन सर्वाइवल मोड में था वो अब अटैक मोड में चला गया है। ये तक किरण रिजिजू ने कह दिया कि राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति, ये केंद्रीय मंत्री कह रहा है। तो क्या ये राहुल गांधी को हर तरफ से घेरा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है? क्या राहुल गांधी की जान भी खतरे में पड़ सकती है? देखिए, राहुल गांधी की जान के ऊपर तो किसी ने कह दिया कि हम गोली मार देंगे और लोगों को भी मारेंगे। सर, बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन आया? सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन आया? कुछ नहीं। क्यों नहीं भाई? आप क्यों नहीं कहते हैं कि नहीं, ये प्रजातांत्रिक तरीका नहीं है और हम उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे? ये कहना चाहिए ना किसी को। भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों है? सरकार खामोश क्यों है? तो हम अपने प्रजातंत्र को कहाँ तक नीचे गिराएंगे कि विपक्ष का जो नेता है, जो पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम का उतना ही बड़ा और महत्वपूर्ण अंग है जैसे प्रधानमंत्री है, उसको कोई कह रहा है कि हम जान से मार देंगे, गोली मार देंगे, और आप सब लोग खामोश बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए इनकन्वीनियंट हो रहा है पार्लियामेंट के भीतर। राहुल गांधी का यहाँ से आगे भविष्य क्या देखते हैं? मैं मानता हूं उनका भविष्य उज्जवल है। 2029 तक की राजनीति, क्या राहुल एजेंडा सेट करने लगे हैं उसके? हाँ, देखिए, ये प्रजातंत्र जो है हमारे, खासकर पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसमें नैरेटिव का ही खेल होता है। पहले बीजेपी ही नैरेटिव सेट करती, सरकार नैरेटिव सेट करती थी, बाकी लोग रिएक्ट करते थे। अब ऑपोजिशन जो है वो पहली बार वो नैरेटिव सेट कर रहा है और सरकार रिएक्ट कर रही है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है देखते देखते हमारी पॉलिटी में। तो आने वाले दिनों में और इस तरह का नैरेटिव सेट करेंगे, एजेंडा सेट करेंगे, और सरकार बराबर आपको डिफेंसिव मोड में दिखेगी। और यहीं फिर सवाल उठेगा कि अपोजिशन यूनिटी नहीं है तो राहुल गांधी अकेले क्या कर लेंगे? नहीं, ऑपोजिशन यूनिटी मारधाड़ करके हो ही जाती है अंत में, और नहीं भी होगी तो कई ऐसे उदाहरण हैं, जिसमें दिल्ली का भी उदाहरण है कि कितनी पार्टियां कंटेस्ट करती हैं। लोग अगर मन बना लेते हैं कि इसको सत्ता से हटाना है तो फिर वो खुद एक पार्टी चुन लेते हैं। तो इसलिए उसमें मैं बहुत निराश नहीं होता हूं कि भाई ऑपोजिशन यूनिटी नहीं हो रही है। होनी चाहिए, लेकिन अब तो ऑपोजिशन जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर एक ही ऑपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी। बाकी लोग तो अपने अपने प्रदेशों में सीमित हैं। तो जब परिस्थिति बनेगी तो राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है, नेतृत्व उसी के हाथ में जाएगा, स्पष्ट है। एक रैपिड फायर राउंड है हमारा जी। पहला सवाल, मोदी जी के बारे में आपको सबसे खराब बात क्या नजर आती है? उनके अंदर प्रतिशोध की तीव्र भावना कि जो हमारा विरोध करेगा उसको हम ठिकाने लगा देंगे। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार तानाशाही की स्थिति में पहुंच गई? बिल्कुल। प्रजातंत्र को यहाँ पर उसको वो ख़त्म कर रहे हैं और इलेक्टेड ऑटोक्रेसी क्लियरली एस्टैब्लिश हो गई है। भारत में क्या फासिज्म की का खतरा भी अब देख रहे हैं आप, जिस पैमाने पर हिंसा? सरकार उस दिशा में बढ़ रही है, लेकिन लोगों ने पहले भी फासिज्म को रिजेक्ट किया है, अधिनायकवाद को रिजेक्ट किया है, आने वाले दिनों में भी इसको रिजेक्ट करेगी भारत की जनता। मोदी सरकार का भविष्य आप क्या देखते हैं? क्या कोई मिड टर्म पोल की सूरत बन सकती है? नायडू, नीतीश का कोई परिवर्तन उसमें? कोई कहना मुश्किल है, क्योंकि उन्हीं दो बैसाखियों पर ये सरकार चल रही है। वो अपने अपने हितों को साधने में लगे हुए हैं, अपने प्रदेश के हितों को। सॉरी, और जिस दिन उनको लगेगा कि वो हित नहीं सध रहे हैं तो अलग हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी डेस्परेशन में किस हद तक जा सकते हैं? हमें सावधान रहना पड़ेगा। वो किसी हद तक जा सकते हैं, लेकिन विपक्ष अगर सावधान है, देश की जनता सावधान है, तो हम उसको रोकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आपको भारत का भविष्य कैसा दिख रहा है आज? आज के दिन तो अंधकार में दिख रहा है, और सबसे बड़ा खतरा इस नेतृत्व का जो है वो ये है कि वो देश में प्रजातंत्र को
समाप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि भारत के हित वर्तमान विश्व जो परिदृश्य है उसमें बहुत संकट में आ गए हैं, विदेश नीति ध्वस्त हो चुकी है, कूटनीति का अता पता नहीं है और हम दबाव में सारे फैसले ले रहे हैं? हम दबाव में सारे फैसले ले रहे हैं। हमारी विदेश नीति जो है वो कोलैप्स कर गई है और कोई हमारा दोस्त नहीं बचा। ऑपरेशन सिंदूर में ये साबित हो गया कि कोई भारत के समर्थन में नहीं आया। क्या जनमानस बदलता हुआ दिख रहा है आपको? अभी उतना प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन हमको लगता है कि सुगबुगाहट शुरू हो गई है। और जब गिरावट होती है ना तो बहुत तेज गिरावट होती है प्रजातांत्रिक प्रणाली में। क्या देश को मोदी नहीं तो कौन, जो सवाल बार बार उठता है, उसका जवाब मिल गया है? हमको लगता है कि मिल गया है। राहुल गांधी के रूप में इस मामले में अब क्लैरिटी आ गई है कि राहुल गांधी ने अपने आप को स्थापित कर दिया है। पप्पू के इमेज से वो निकल गए हैं बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी, आज की इस बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।